प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आपको राग दरबारी की कथा वस्तु यानी उसका कथा सार सुनाता हूँ। सुनिए। उससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और साथ ही शेयर भी करें। चलिए चलते हैं इसकी कथा वस्तु के बारे में। चलिए सुनिए। श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित राग दरबारी यथार्थवादी सामाजिक एवं व्यंग्यपरक उपन्यास है। ये उपन्यास 35 परिच्छेदों में विभक्त है। इस उपन्यास का प्रकाशन 1968 ईस्वी में हुआ। तत्पश्चात राग दरबारी को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। राग दरबारी उपन्यास का जो प्रमुख पात्र है वो एक शिक्षित युवक रंगनाथ है। उसने MA की पढ़ाई की है। अब वो इतिहास में PhD कर रहा है और रंगनाथ का स्वास्थ्य पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं चल रहा है। यही कारण है कि वो अपने स्वास्थ्य का इलाज करने के लिए अपने मामा के पास शिवपालगंज जा रहा है। जिस ट्रक में वो बैठा है उसका ड्राइवर उस ट्रक को सड़क के बीचों बीच चला रहा है। रंगनाथ के मामा वैद्य हैं। इनका पेशा वैदिक का भी था और वैदिक में उन्हें नुस्खे दो खास तौर से आते थे। गरीबों को मुफ्त इलाज देना और फायदा न होने पर दाम वापस। इन नुस्खों से जो दूसरों को आराम मिला वो दूसरी बात है। खुद वैद्य जी को भी आराम की कमी नहीं थी। उन्होंने रोगों के 2 वर्ग बना रखे थे, प्रकट रोग और गुप्त रोग। वे प्रकट रोग की प्रकट रूप से और गुप्त रोग की गुप्त रूप से चिकित्सा करते थे। वास्तविक रूप में वैद्य जी का प्रमुख कार्य वैदिक नहीं था। वैद्य जी स्थानीय कॉलेज में प्रबंध समिति के अध्यक्ष थे तथा शिवपालगंज सहकारी समिति के सूत्रधार थे। उनका प्रमुख उद्देश्य इन संस्थाओं को चलाना अर्थात अपना अधिकार जमाए रखना। चूँकि यह एक व्यवहार कुशल थे, इसी कारणवश ये सीधे सरल और धर्मवीर व्यक्ति प्रतीक होते थे, परंतु राजनीतिक चालों में शिवपालगंज में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता था। जब उनके भांजे रंगनाथ उनके पास आए तो ब्रह्मचर्य के महत्व पर एक अच्छा भाषण देने लगे। जिस कॉलेज की प्रबंध समिति के वो अध्यक्ष थे उसके प्रिंसिपल यद्यपि एक विद्वान व्यक्ति थे, परंतु वो फिर भी वैद्य जी के अधीन थे। इसी कारण वो प्राय वैद्य जी की हाँ में हाँ मिलाया करते थे। प्रिंसिपल साहब का ये प्रयास था कि कोई न कोई कॉलेज में जब पद रिक्त होगा तो वो अपने रिश्तेदारों को अध्यापक के रूप में भर्ती करा लेंगे। कॉलेज में ही एक अन्य अध्यापक खन्ना जी थे। वो इनके इस भाई भतीजेवाद के विरोधी थे। यही कारण था कि प्रिंसिपल साहब उन्हें अपना व्यक्तिगत दुश्मन मानते थे। प्रिंसिपल साहब को परेशान करते हुए ये कहा जाता कि खन्ना वाइस प्रिंसिपल बनकर बाद में उनकी कुर्सी हथियाना चाहता है। इसी प्रकार की ये शिकायतें लेकर तथा कॉलेज की अन्य समस्याओं पर विचार करने के लिए प्रिंसिपल प्राय वैद्य जी के घर आया करते थे तथा भांग पीकर चले जाते थे। छंगामल विद्यालय में जो अध्यापक नियुक्त थे वो विद्यालय में पढ़ाने के स्थान पर अन्य रोजगारों में लगे थे। इन्हीं में एक विज्ञान के अध्यापक मास्टर मोतीराम थे। इनके पास आटा चक्की थी। कक्षा में वो विज्ञान पढ़ाने की अपेक्षा वो अन्य विषयों पर चर्चा अधिक करते थे कि जब से गांव में एक और आटा चक्की खुली उनकी आय अब पहले जैसे नहीं रही। क्योंकि प्रिंसिपल साहब खन्ना मास्टर के विरोधी थे, इसी कारण वो वक्त विवक्त अपने विरोधी का मुआयना कराने के लिए चले जाते थे और वैद्य जी के समक्ष उनकी किसी न किसी गलती को बढ़ा चढ़ा कर रखते थे। वैद्य जी के 2 पुत्र थे, एक बद्री पहलवान, दूसरा रूपन। बद्री पहलवान का कार्य अपने पिता के कार्य में हाथ बटाना और रूपन कॉलेज में कक्षा 10 में पढ़ता है। चूँकि रूपन गर्म स्वभाव का लड़का है इसीलिए वो पिता के द्वारा किए गए अन्यायपूर्ण कार्यों का विरोध भी करता है और कभी कभी उन अन्यायों के खिलाफ आवाज़ भी उठाता है। रूपन का उठना बैठना वैद्य के भांजे रंगनाथ के साथ अधिक है। वैद्य गांव की एक सहकारी समिति के कार्यकर्ता हैं। इसी कोऑपरेटिव सोसाइटी का सुपरवाइजर रामस्वरूप एक दिन 2 ट्रक लेकर आया और ट्रकों में गेहूं के बोरे लादकर शहर में जाकर बेच दी। इस सहकारी समिति में इस प्रकार का गमन हो गया जो कि एक महत्वपूर्ण घटना थी, परंतु ये शिवपालगंज की एक सामान्य घटना थी क्योंकि वो मानते थे कि प्रत्येक सहकारी समिति में गमन होना आवश्यक है। वैद्य ने इस गमन की घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई और निश्चिंत हो गए। वैद्य जी का एक सेवक जिसका नाम शनिचर है, इसका काम वैद्य जी की बैठक में भंग को सामाजिक पहलू को उभारना था। इस समय भी वो रोज की ही भांति भंग पीस रहा था। दूसरे दिन कोऑपरेटिव सोसाइटी के डायरेक्टर की सूचना आई और कोऑपरेटिव सोसाइटी की मीटिंग हुई। सर्वप्रथम
वहाँ पर भांग पी गई और फिर इस विषय पर विचार किया गया। वैद्य जी ने सभी की राय मांगकर प्रस्ताव पास किया। सुपरवाइजर ने जो 8,000 रुपये की हानि की है, सरकार उसकी भरपाई करने के लिए अनुदान दे। ये प्रस्ताव बद्री पहलवान को मंजूर नहीं था, इसलिए वो इसका विरोध कर रहे थे। वैद्य जी के भांजे रंगनाथ के मन में ये विचार आया कि नुकसान तो सुपरवाइजर के द्वारा हुआ है, तो इस नुकसान की भरपाई सरकार क्यों करे। वैद्य जी का तर्कपूर्ण उत्तर था कि हमने पुलिस को खबर कर दी है, अब ये कर्तव्य पुलिस का बनता है कि उसके पकड़े अथवा उसे ना पकड़े। सरकार ये चाहती है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जीवित रहे और उसके द्वारा जनता का कल्याण होता रहे, तो इसकी भरपाई सरकार को ही करनी होगी। रंगनाथ ने सोचा कि किस प्रकार वैद्य जी शासन में अकर्मण्यता, जनता का कल्याण, दायित्व आदि शब्दों का जो है इस्तेमाल करते हैं, परंतु वो मूक दर्शक बना बैठा रहा। चंगामल इंटर कॉलेज में गुटबंदी थी, परंतु किसी भी संस्था में गुटबंदी होना स्वाभाविक है, क्योंकि आम व्यक्ति की यह धारणा है कि गुटबंदी का मूल कारण कुछ न कुछ होते रहना चाहिए। चंगामल विद्यालय इंटर कॉलेज में भी 2 गुट हैं, जिसकी एक गुट में प्रिंसिपल साहब और दूसरे गुट में खन्ना जी हैं। खन्ना जी प्रिंसिपल को लिखते हैं कि प्रत्येक कॉलेज में एक वाइस प्रिंसिपल का पद होता है, अतः वाइस प्रिंसिपल का पद उन्हें दिया जाए। प्रिंसिपल को ये आपने अधिकारों का जो हनन प्रतीत हुआ, क्योंकि उनका ये मानना है कि आज वो वाइस प्रिंसिपल बनना चाहता है और कल वही प्रिंसिपल का पद मांगेगा। अतः यहीं से गुटबंदी प्रारंभ हो गई। इसी बात को लेकर प्रिंसिपल खन्ना का विरोधी हो गया। खन्ना जी कॉलेज प्रबंध समिति के सदस्य श्री रमादीन भीखम कड़वी के पास गए और वैद्य जी को उन्होंने एक पत्र लिखा, जिसमें ये लिखा गया था कि कॉलेज की प्रबंध समिति की बैठक जो पिछले साल नहीं हुई है और वो तुरंत बुलाई जाए। इसके साथ ही वाइस प्रिंसिपल पद का भी निपटारा किया जाए। ये सूचना पाते ही प्रिंसिपल साहब भड़क उठे और कोई ऐसी योजना बनाने लगे कि वो खन्ना मास्टर का अपमान कर सके। उन्होंने अपने चपरासी से खन्ना को बुलाने के लिए कहा। उन्होंने खन्ना को डांट लगाई और खन्ना बेचारा यही कह पाया कि क्या आपकी यही इंसानियत है। तो गयादीन कॉलेज की जो प्रबंध समिति के उपाध्यक्ष थे, पिछली रात उनके घर में चोरी हो गई। वे निराशावादी व्यक्ति थे खन्ना मास्टर। आज उनके पास अपने अधिकारों के प्रति सचेत करने गई। मास्टरों की सारी बातें गयादीन सुनते रहे और ये कहते रहे कि उपाध्यक्ष के अधिकार में कुछ नहीं होता। उनकी ये सलाह थी कि रमाधीन ही ये कार्य कर सकता है। मास्टरों द्वारा अनेक वैधानिक प्रश्न उठाए गए, परंतु निर्विकार रूप से गयादीन सभी बातें सुनते रहे और प्रत्येक बात में मास्टरों को निरुत्साहित करते रहे। उन्हें जिला बोर्ड की बैठक का हवाला दिया गया और कहा गया कि प्रबंध समिति के द्वारा बैठक बुलाकर नए पदाधिकारियों का चयन किया जाए, क्योंकि पिछले 5 वर्षों से जिला बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। इसके उत्तर में गयादीन ने कहा, नैतिकता सामने पड़ी लकड़ी की चौकी की भांति जनता के धन का दुरुपयोग होने के अनेक उदाहरण है। इस उदाहरण में उन्होंने दफ्तरों का उदाहरण दिया और ये समझाया कि इस देश का प्रत्येक कार्य इसी प्रकार होता है, अतः उन्हें अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। भाई भतीजे आदि के संबंध में वो कहते हैं कि मुल्क का यही हाल है, जो जहाँ पर है वो वहीं पर चिपक कर बैठा है, वो वहाँ से टस से मस नहीं होता। प्रिंसिपल ने यदि अपने कॉलेज में नौकरी दी तो इसमें बुरा क्या। गयादीन की इन बातों से मास्टरों के हाथ निराशा ही लगी और वो चले गए। वैद्य जी इधर कुछ दिनों से ग्राम सभा के कामों में रुचि लेने लगे थे और उनके विभाग में ये बात आई कि गांव की जो बंजर जमीन है उस पर जो लोग कब्जे कर ले। इसलिए उनके मन मस्तिष्क में एक विचार आया कि निश्चय ही इसमें प्रधान द्वारा रिश्वत ली गई है और गांव के भीतर बहुत गंदगी जमा हो गई है। प्रधान की शिकायत पर थाने वालों ने अनेक गांव वालों का चालान कर दिया, अतः प्रधान पुलिस का दलाल भी हो गया है। अतः अब इस प्रधान को बदलना चाहिए। प्रधान के पद के लिए वो उचित व्यक्ति को खोजने लगे। अतः जब एक दिन शनिचर भांग घूट रहा था तो उन्होंने उसे अपने पास बुलाया और प्रिंसिपल के माध्यम से शनिचर को ये समझाया कि प्रधान एक महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है, वो कॉलेज की कमेटी का मेंबर होता है। और फिर वैद्य जी ने कहा, सुनो मंगलदास, इस बार ग्राम सभा का प्रधान हम तुम्हें बनाएंगे। शनिचर असली नाम सुनकर तथा इस प्रस्ताव को सुनकर हैरान हो गया और आनाकानी करने लगा। शनिचर ने कहा कि वो तो नालायक है,
इस पद के योग्य नहीं है। वैद्य ने ये स्वीकार किया कि नालायक है, परंतु इससे क्या लेना देना है, प्रधान वह स्वयं थोड़ा बन रहा है। ये जनता ये चाहती है तो उसे प्रधान का पद स्वीकार करना पड़ेगा। वैद्य ने ये कहकर उसे पुनः भांगोट ने भेज दिया। उधर प्रिंसिपल साहब खन्ना के विरुद्ध वैद्य जी के कान भरने लगे। एक दिन रंगनाथ रूपन बाबू के साथ मेलना देखने गए। वहाँ रंगनाथ ने रास्ते में जाते हुए 2 झाड़ियों को बांधकर रास्ता बनाया। एक व्यक्ति ने रंगनाथ को ऐसा करते हुए देख लिया और पूछा, वो ऐसा क्यों कर रहा है? तो रंगनाथ ने कहा, ऐसा करने से देवता प्रसन्न होते हैं। ये रंगनाथ का मजाक था और ये कहकर चला गया। रंगनाथ की कही हुई बात धीरे धीरे औरतों में फैल गई। सब अंधविश्वास से प्रेरित होकर झाड़ियाँ बांधने लगे। उधर मेले में जाकर रंगनाथ को शिवपालगंज की लोगों की चालाकी के बारे में पता चला। छोटे पहलवान रूपन आदि एक दुकान के पास जाकर रबड़ी मिठाई आदि खाई और बिना पैसे दिए ही उसे शेष पैसे मांगने लगे। दुकानदार के मना करने पर मामला लड़ाई तक पहुंचा। पुलिस को सूचना मिली, उसने आकर फैसला किया दुकानदार को कुछ पैसे देने ही पड़े। उधर रंगनाथ मंदिर में जाकर मूर्ति को पुरातत्व की दृष्टि से देखने लगा। उसे ये आभास हुआ कि ये देवी की मूर्ति नहीं बल्कि किसी सिपाही की मूर्ति है। इस पर मंदिर का जो पुजारी था उसे गालियां देने लगा, उसे धक्का मारकर खदेड़ दिया। अचानक वैद्य जी को सपना आता है कि प्रजातंत्र उनके आगे हाथ जोड़कर खड़ा है और गिड़गिड़ा रहा है। वैद्य जी सुबह उठते ही सालाना बैठक बुलाने का आदेश देते हैं। ये सुनकर विरोधी गुट सक्रिय हो जाता है। वो ग्यादिन के पास जाते हैं और स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि चुनाव आदमी कुछ नहीं रखा है। मीटिंग का दिन निश्चित हो गया। प्रिंसिपल ने वैद्य जी के आदेश पर कुछ विद्यार्थियों को हॉकी लेकर खड़ा कर दिया और दिखाने के लिए वह ऐसा प्रदर्शित कर रहे थे कि वो हॉकी का अभ्यास करने आए हैं, परंतु मुख्यतः उनका कार्य था कि विरोधी गुट को अंदर ना आने दे। इलाके के बदमाश बलराम सिंह को भी उन्होंने वहाँ बुला रखा था और बलराम सिंह ने काले समिति की एक सदस्य को पिस्तौल दिखाई और लौट जाने को कहा। इसी प्रकार 5 और सदस्य जिन्हें आने के लिए रोका गया। मीटिंग चलती रही। पुनः वैद्य जी सर्वसम्मति से कॉलेज के मैनेजर चुन लिए गए। रघुनाथ के मन में चुनाव के पश्चात वैद्य जी के मैनेजर बनने पर धांधली के प्रति विद्रोह की भावना पनप गई और उसे खन्ना मास्टर से सहानुभूति हो गई। अपने हृदय की बात रंगनाथ ने रूपन की आगे स्पष्ट कर दी। रूपन ने समझाया, यही पॉलिटिक्स है, इसमें बहुत ही कमीनापन चलता है। ये तो कुछ भी नहीं हुआ। राजनीति का ये नियम है कि दुश्मन को चित्त किया जाए। अगर उसे चित्त करने में तुम असफल रहे तो वह अवश्य तुम्हें एक दिन चित्त कर देगा। उसकी दृष्टि में प्रिंसिपल और मास्टर दोनों ही हरामी थे। शिक्षा मंत्री के पास कॉलेज प्रबंधन समिति के चुनाव के पश्चात कुछ सदस्यों द्वारा ये शिकायत भेजी गई कि तमंचे के बल पर लोगों को धमकाया गया, नियम कानून का उल्लंघन किया गया, इसलिए ऊपर से जांच का आदेश आ गया। ये सूचना प्रिंसिपल को भी मिली और तत्पश्चात जांच हुई। जांच से पूर्व कॉलेज की सफाई शुरू हो गई। गड्ढे खोदकर उसमें पौधे लगवाने शुरू कर दिए गए। ऐसे ही एक दिन वो मैदान में गड्ढे खुदवा रहे थे। उसी समय खन्ना मास्टर छुट्टी की अर्जी लेकर उनके निकट आए। उनका यह कहना था कि वो इस प्रार्थना पर लिखित आदेश थे, परंतु प्रिंसिपल ने इस प्रार्थना पत्र को फाड़ दिया। प्रिंसिपल खन्ना के निकट आए तो खन्ना ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि प्रिंसिपल साहब उन्हें पिटवाना चाहते। प्रिंसिपल ये दृश्य देखकर घबरा गए। प्रार्थना पत्र पर उन्होंने अनेक प्रकार की आपत्तियां निकालकर उसे अस्वीकृत कर दिया। खन्ना इस पर कुपित होकर कहने लगा, निकलना चाह कॉलेज के बाहर, निकलना कॉलेज के बाहर, सारे स्पेलिंग याद करा दूंगा। और फिर दोनों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों ने पुलिस को रिपोर्ट करा दी। खन्ना ने वैद्य से मध्यस्थता करने की प्रार्थना की। इस प्रार्थना को वैद्य ने नहीं माना और यही कहते रहे, पुलिस जो निर्णय लेगी वही ठीक रहेगा। जोगनाथ जी वैद्य जी का जो आदमी समझाता था, वो एक दिन पुलिस द्वारा पकड़ लिया गया। वैद्य जी के किसी आदमी को पकड़ने की हिम्मत आज से पहले किसी दरोगा में नहीं थी, परंतु जोगनाथ पर चोरी का इल्जाम था और पुलिस द्वारा ही वो तड़के से यानी सुबह पकड़ा गया। पुलिस का कहना था कि कुछ दिन पूर्व गांव में जो चोर आए थे, सभी लोग चोरों को पकड़ने के लिए घर से बाहर निकल आए थे। जोगनाथ उस समय चोरी के इरादे से गयादिन के घर घुसा था और जेवरात चोरी करके भाग रहा था कि गयादिन की बहन ने उसे चोरी करते पकड़ लिया।
वैद्य जी को संदेह हुआ कि जोगनाथ की गिरफ्तारी के पीछे राजनीति है, क्योंकि वे कई दिनों से देख रहे थे कि दरोगा उनके विपक्षी रामाधीन भीखम खरबी को अधिक सम्मान देने लगे थे। रूपन के कहने पर वैद्य जी जोगनाथ को जमानत पर छुड़ाने गए तो दरोगा ने जमानत लेने से इनकार कर दिया और ये कहा कि जमानत अदालत में होगी। वैद्य जी को इस बात पर बहुत क्रोध आया, परंतु वे अपने स्वाभाविक शैली में ये कहते हुए मान सम्मान को समबुद्धि से लेना चाहिए लौट आए। वैद्य जी ने शहर जाकर बड़े अफसरों से मिलकर दरोगा का तबादला करवा दिया। ग्राम सभा के चुनाव निकट आ रहे थे। शनिचर एक ओर अपना चुनाव प्रचार कर रहा था, दूसरी ओर रामाधीन के भैया जी चुनाव लड़ रहे थे। सामान्य गांव वाले दुविधा में थे कि वोट किसको दें। जब शनिचर वोट मांगने आता तो वो कहते कि पहली बार वैद्य जी ने हमसे कोई चीज़ मांगी है तो वैद्य जी को ही मिलेगी, और सारा कौन 56 टके की चीज़ है, कोई भी ले जाए। जब रामाधीन का भैया वोट मांगने जाता तो उसे कहते जिससे कहेंगे उसी को देंगे, हम तो तुम्हारे हुक्म के गुलाम हैं, हमें कौन साला वोट का आचार डालना है। शिवपालगंज में चुनाव जीतने की 3 तरकीबें प्रसिद्ध थी, एक रामनगर वाली, दूसरी निबादा वाली, तीसरी महिलालपुर वाली। शिवपालगंज में इन 3 विधियों का प्रयोग होना स्वाभाविक था। प्रचार का प्रारंभ रामाधीन भीखम खरबी ने निबादा पद्धति से प्रारंभ किया कि क्या चमार को वोट देंगे, और शनिचर वैद्य जी ने महिपालपुर वाली तरकीब अपनाने का निश्चय किया। उन्होंने परिणामस्वरूप चुनाव अधिकारी को एक सस्ती सी घड़ी भेंट कर दी और शनिचर चुनाव जीत गया। एक दिन बद्री पहलवान अखाड़े में एक साथ कुश्ती लड़ रहे थे, उन्हें छोटे पहलवान को जोर से पटक दिया। इस पर छोटे पहलवान ने शिकायत की तो बद्री पहलवान ने कहा, अदालत में तुमने जोगनाथ के पक्ष में गवाही देते हुए बेला के विषय में जो अपशब्द कहे उसका ये परिणाम है। जब छोटे ने पूछा कि बद्री को क्यों बुरा लग रहा है तो उसने स्पष्ट कर दिया कि महीने भर में बेला का विवाह उससे होने वाला है। ये बात धीरे धीरे वैद्य जी तक पहुंच गई। वैद्य जी बद्री से नाराज हो गए, और परंतु बद्री ने जब उनका अपमान किया तो वो गया दिन के पास बेला की शादी करने की बात वही तो गयादी ने बताया कि उन्होंने बेला का रिश्ता शहर में किसी अपने ही जाति वाले से कर दिया है। तो इस पर वैद्य जी को सांत्वना मिली। गयादीन को उन्होंने हर प्रकार की सहायता देने का वचन दिया तथा प्रार्थना की कि वो बेला की शादी जल्द करवा देंगे। जब शनिचर प्रधान बन गया तब उसने गांव के चौपाल के पास एक दुकान कर ली, जिसमें बैठकर वो दाल चावल आटा के साथ चोरी से शराब भी बेचा करता था। रंगनाथ को ये सब देखकर सारी व्यवस्था से घृणा हो गई और वह वापस शहर जाने का विचार करने लगा। प्रिंसिपल और खन्ना की लड़ाई के निपटारे के लिए अदालत बैठी। ये कहकर जज ने दोनों पक्षों को डांटा कि अध्यापक होकर ऐसा काम उन्हें शोभा नहीं देता, और दूसरे प्रिंसिपल को यह फटकार लगाई कि यदि प्रिंसिपल होता तो ऐसे मास्टरों को फौरन ही बर्खास्त कर देता। प्रिंसिपल को ये बात सह देने वाली थी, अतः वो हाथ धोकर मास्टरों के पीछे पड़ गए। गयादीन को वैद्य जी का जो कार्य था वो समझ में नहीं आया, और गयादीन को जो वैद्य जी का जो बेला के विवाह में सहायता का आश्वासन मिल चुका था। अतः उन्होंने भी मास्टरों को समझाया कि समझौता कर लो। उधर से खन्ना जी की अर्जी पर डिप्टी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन गांव में जांच करने आ रहे थे। इसी कारणवश प्रिंसिपल अत्यंत ही चिंतित थे। जिस दिन डिप्टी डायरेक्टर को आना था और दिन डाक बंगले के बाहर दोनों पक्ष अपने दल बल के साथ उपस्थित थे, परंतु प्रतीक्षा करने पर भी डायरेक्टर नहीं आया। शाम को 4 बजे वैद्य जी शनिचर के साथ वहां आए। लोगों को धीरे धीरे पता चल गया था। वैद्य जी भी अधीर हो उठे थे। उन्होंने कोई निर्णय लेने का निश्चय किया। रंगनाथ भी मास्टर खन्ना के पक्ष में था। उसे बुलाकर सिद्धांतवादी भाषण दिया। इस प्रकार रंगनाथ अंत में शिवपालगंज छोड़कर घर लौटने की फिर सताने लगी और वो घर लौट आया। तो आपने देखा ये राग दरबारी की कथा वस्तु थी, यानी राग इसमें जो है रंगनाथ अपने घर से मामा जी के यहाँ गया और मामा जी के यहाँ से वापस अपने घर को आया। बस यही इसका सारांश यानी कथानक था।